से आप सभी, मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। जैसा कि हमें पता है, हम भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले मूलभूत गणित पढ़ रहे थे। मूलभूत गणित में आज लेक्चर नंबर 6 रहेगा हमारा। इससे पहले मूलभूत गणित में हमने त्रिकोणमिति पढ़ लिया था, है ना। बहुत डिटेल में त्रिकोणमिति देखा था, उसके अनुपात देखे थे, कोण क्या होता है वगैरह वगैरह सारी बातें समझी थी। और साथ ही साथ हमने लेक्चर नंबर 2 में त्रिकोणमितीय सूत्र भी देखे थे। अब फिर उसके बाद में हमने बीज गणित पढ़ा था। बीज गणित में हमने द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, श्रेणी क्या होती है, फिर उसमें ही हमने देखा था समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये सारी चर्चा हमने करी थी। फिर उसके बाद में बेटा हमने आगे चलकर अवकलन पढ़ा था, है ना। अभी पिछली 2 क्लासेस से हम अवकलन ही पढ़ रहे थे। फिर अवकलन में हमने अवकलन के अनुप्रयोग देखे, उसमें मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देखना सीखा, उसकी ट्रिक समझी। फिर अब हम आज की क्लास से समाकलन पढ़ना शुरू करेंगे। समाकलन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। और इसके बाद में फिर बेटा इस चैप्टर में केवल 2 छोटी छोटी सी बातें बचेगी, एक ग्राफ और निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ एक ही जैसी चीजें हैं, एक ही में हो जाएगा हमारा, है ना। मतलब कि ये आगे 2 लेक्चर्स में और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम फिजिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले बेटा, आज की क्लास में हम देखेंगे समाकलन क्या होता है ना। अगर आपको अवकलन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया बेटा, तो ये बहुत आसान सी चीज लगेगी आपको, है ना। क्योंकि जिसको अवकलन आ गया उसके लिए बस कुछ नहीं है, अपोजिट करने वाली बात रह जाएगी। तो वो समाकलन सीख लेंगे हम। फिर समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और फिर हम निश्चित और अनिश्चित समाकलन भी देखेंगे, है ना। वैसे जब हम समाकलन देखेंगे उसके साथ अनिश्चित समाकलन तो कवर हो जाएगा, फिर हमको निश्चित समाकलन क्या होता है यह भी देखना पड़ेगा। छोटी छोटी सी बातें बेटा, आओ हम मिलकर समझते हैं। देखो, अब समाकलन क्या होता है ना। समाकलन समझने के लिए हमें कुछ, जैसे हमने अवकलन समझा था वैसे ही कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे, कुछ चीजें समझना पड़ेगी हमें। देखो, मान के चलो कि यहाँ पर ये y अक्ष है, यहाँ एक x अक्ष है। अब x और y अक्ष के मध्य मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। कोई भी ग्राफ बना दिया ऐसे ही, मतलब मैंने नहीं बनाया x स्क्वायर का ग्राफ है या किसी एक समीकरण का ग्राफ है, मुझे भी नहीं पता, बस मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बना दिया। अब मैंने सोचा कि मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। मतलब यहां पर इस ग्राफ के अंदर, यहां पर इसके अंदर जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कितना आएगा, ये निकालने के लिए मैंने प्रयत्न करना शुरू किया। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैंने तुम लोगों को बोला कि बताओ भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चों के पास आइडिया आया, उन्होंने बोला सर एक काम करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, यहां पर इसे बीच में से तोड़ लेते हैं, है ना। बीच में से तोड़ लेते हैं, यह एक त्रिभुज सा बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये एक दूसरा त्रिभुज सा बन जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर एक आयत बन जाएगा, आयताकार आकृति हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सर इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो लगभग इस ये पूरा जो वक्र है उसके अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन मुझे भी पता है कि अगर ऐसा करोगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, पहली बात तो क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू लंब बटे आधार, बेस इंटू हाइट पता है, आयत के लिए एल इंटू बी पता है हमें, है ना। तो ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, तो इसका उपयोग करने की हमने सोची। लेकिन चक्कर क्या है बेटा कि इनका अगर मैं उपयोग करने गया तो यहाँ पर ये वाला एरिया कुछ छूट गया, इसमें इधर वाला एरिया भी छूट गया, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये पूरा एरिया छूट जाएगा और इधर भी कुछ एरिया छूट सकता है। तो जगह जगह छोटे छोटे एरिया छूट जाएंगे, तो ये वाला मेथड तो कारगर नहीं होगा। तो फिर एक बच्चा आया, उसने बोला कि सर एक काम करते हैं, है ना। मैंने एक और नया आइडिया सोचा। उसने बोला कि सर आपने यहाँ पर इन्हें 1 2 3 कितने भाग में तोड़ा था, 3 भाग में तोड़ा था, तो अभी के लिए हम हटा देते हैं इन तीनों भागों को, है ना। उसने बोला कि सर एक काम करो, आप इसे 3 भाग में ना तोड़ते हुए और ज्यादा भागों में तोड़ो तो आपका क्षेत्रफल और ज्यादा सटीक आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, और ज्यादा भागों में तोड़ लेते। तो उसने बोला कि सर यहाँ पर एक काम करो, ये एक ऐसा आयत मान लो, ये एक त्रिभुज मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज मान लो और एक आयत नीचे आ जाएगा। तो उसने बोला कि सर देखो यहाँ पे जो छूट रहा था ना, अब वो भी मैंने कवर करने की कोशिश कर दी, लेकिन
बात तो बनेगी नहीं, है ना। अगर मैंने इसके और छोटे टुकड़े कर लिए होते, है ना, जैसे इन टुकड़ों को हटाते यार, है ना, हम और छोटे टुकड़े करते जा रहे हैं। तो अगर और छोटे टुकड़े करे मैंने, तो सर और छोटे टुकड़ों में क्या होगा देखते हैं। आओ, यहां पर हमने अब इसमें कुछ ऐसा माना कि सर ये एक त्रिभुज और एक आयत का हिस्सा हो जाए, फिर से ये एक त्रिभुज और आयत का हिस्सा हो जाए, फिर से यहाँ पे हमने बोला कि सर ऐसा कुछ मान लेते, एक त्रिभुज बन गया और नीचे एक आयताकार बन गया, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, आयताकार बन गया, फिर हमने बोला कि देखो भाई यहाँ पर एक और त्रिभुज बना लो और एक आयताकार बना लो, तो अब जो एरिया आएगा वो ही सही होगा। हाँ, सही तो होगा, है ना। आपने अब इसके और ज्यादा टुकड़े कर दिए हैं, है ना, आपने और ज्यादा टुकड़े कर दिए, तो आपका एरिया और अच्छा आएगा, क्षेत्रफल का मान जो वास्तविक मान है उसके और निकट आएगा। लेकिन फिर भी आपने ये तो छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। तो मतलब एक बात तो मुझे समझ में आई कि क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मेरे पास कोई भी अजीब सा वक्र हो जो मुझे पता भी नहीं कि यह इसमें कितने आयत बनेंगे या कितने त्रिभुज बना सकता हूं मैं, ना, ऐसा कुछ भी नहीं पता, जैसे मान के चलो ऐसा कोई एक और वक्र आता था, तो इसमें भी अगर मैं चाहूं तो ऐसा गणित लगा सकता हूं कि उसको तोड़ देते बीच में से। तो बेटा देखो, मुझे ये बात समझ में आई कि जितने छोटे टुकड़े मैं करूंगा उतना ज्यादा अच्छा क्षेत्रफल मिलेगा, है ना। अभी यहाँ पर इस बच्चे ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े करे, ठीक है। तो अभी 8 10 टुकड़े करे। अभी अगर मैं 10 टुकड़ों की जगह 1000 टुकड़े कर लेता तो 1000 टुकड़े से देखो, ये यहाँ पर ये एक टुकड़ा, फिर ये दूसरा टुकड़ा है, पतली 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 स्ट्रिप बना ली मैंने यहाँ पर, ऐसे बहुत छोटी 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 स्ट्रिप बनाते गया। तो अगर मैं हर एक का क्षेत्रफल निकालूं तो अब मेरा एरिया तो और अच्छा आएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अब एक बच्चे को आया गुस्सा, उसने बोला सर मैं कल से नहीं पढ़ने आऊंगा, मैं एक हफ्ते तक इसकी इतनी पतली 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 स्ट्रिप काटूंगा ना। स्ट्रिप मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे एक हमने अल्पांश मान लिया, ये एक स्ट्रिप हो गई, है ना। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रिप कहलाएगी, ठीक है। तो उसने बोला सर मैं बहुत पतले पतले स्ट्रिप काटूंगा तो उसका एरिया और अच्छा आएगा, है ना। फिर एक बच्चे को और गुस्सा आया, उसने बोला ये 7 दिन की छुट्टी लिया है, मैं 1 साल तक बैठकर इसी का क्षेत्रफल निकालूंगा, इसी और छोटी 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 स्ट्रिप काटते जाऊंगा और सबको जोड़ते जाऊंगा, है ना। उनका सबका क्षेत्रफल निकालूंगा, ये सब आयताकार बनेंगे सर, ये और ये हाइट मुझे पता चल जाएगी, ये पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगी, उनका गुणा करूंगा और सबको जोड़ते जाऊंगा। एक बच्चे ने कॉपी भर दी उसको करते करते। तो अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि सर जो जितनी ज्यादा पतली स्ट्रिप काटेगा, है ना, उसका क्षेत्रफल उतना बढ़िया आना चाहिए ना। एक बच्चे ने इतनी स्ट्रिप काट ली कि वो और उसके बच्चे, है ना, उसके 7 पुश्ते मिलकर उसका क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं। सब लगे पड़े हुए, मम्मी पापा बच्चे, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, सब इतनी पतली पतली स्ट्रिप काट ली, सब गुणा भागी कर रहे हैं, है ना, गुणा कर रहे जोड़ रहे। तो सर ऐसे तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। कि अगर एक छोटा सा वक्र दे दिया उसका क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत विकट समस्या आ गई है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि जितनी छोटी या जितनी पतली स्ट्रिप काटेंगे उतना सटीक क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं ना। उतनी छोटी 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 स्ट्रिप काट लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम भी यार अब इतने बच्चे मेहनत कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करके देखता हूँ, क्या वाकई में इतना डिफिकल्ट है। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिप काट लेता हूँ, है ना। तो देखो ये जो स्ट्रिप की चौड़ाई होगी ये डेल्टा एक्स कहलाएगी। अरे यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रिप है ना, तो ये कितनी मोटी स्ट्रिप है तो ये डेल्टा एक्स कहलाएगी, है ना। सर लेकिन ये तो आपने गलत कर लिया, बहुत मोटी स्ट्रिप काट ली है। डेल्टा एक्स समझ में आ रहा है ना। डेल्टा एक्स क्या है बेटा, डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पर कुछ एक्स का मान होगा, यहाँ पे कुछ एक्स का मान होगा। जैसे मान के चल मैंने बोले यहाँ पे एक्स का मान x1 है, यहाँ पे एक्स का मान x2 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इनमें अंतर जो होगा उतनी मोटी स्ट्रिप होगी, इतनी चौड़ी स्ट्रिप होगी। तो सर डेल्टा एक्स से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि डेल्टा एक्स से तो 8-10 डेल्टा एक्स में काम खत्म हो जाएगा और फिर आप कुछ ना कुछ छोड़ दोगे ऊपर का ना। तो अब इसको और ज्यादा सटीक बनाने के लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यार अभी मैंने जब क्या पढ़ा था, मैंने अभी अवकलन जब पढ़ा था तो उसमें मैंने देखा था कि अगर मुझे डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करना है, डेल्टा एक्स को
बहुत छोटा करना है तो मैं उसे dx बोल सकता हूं। हाँ, और ये dx कितना छोटा होता है? अरे बेटा, पिछली बार में हमने देखा था ना, dx जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। बहुत ज्यादा छोटा कहने का मतलब क्या है? ये इतना छोटा है कि जैसे x बराबर 1 पर ही उसने परिवर्तन बता दिया था, है ना। तो ये बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब ये इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप लेके या लेंस लगाकर देखोगे तब जाकर देखो अच्छा, वरना तुम्हें वास्तव में एक ही पट्टी दिखाई देगी, एक ही लाइन दिखाई देगी, इतना छोटा, बहुत पतली स्ट्रिप। तो हमने बोला वाह भाई वाह, इससे शायद काम बनता है ना। बहुत ज्यादा पतली स्ट्रिप कर ली हमने dx, है ना। अच्छा, अब ये dx तो इसकी चौड़ाई होगी, है ना। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, है ना, मतलब ये चौड़ाई, ये लंबाई कितनी होगी? तो ये लंबाई जो है ये कुछ ना कुछ y में होगी। इसको मैंने y1 बोल दिया, इस लंबाई को क्या बोल दिया मैंने? y1 बोल दिया। क्यों? क्योंकि जैसा अगर ये सूत्र दिया होता मुझे तो x का मान रख के मैं y का मान निकाल लेता, तो इसकी ऊंचाई को या चौड़ाई को मैंने लंबाई को y1 बोल दिया। अच्छा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? क्षेत्रफल, तो सर क्षेत्रफल क्या आया, है ना। शांति से सुनोगे, अभी क्षेत्रफल के पीछे बहुत चक्कर है। सर क्षेत्रफल, है ना, देखो हाथों में पेन, सामने कॉपी और नजरें स्क्रीन पर गड़ा। क्या करना है? योग करना है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और हथियार निकाला हमने। जैसे हमने इसके पहले अवकलन सीखा था तो उसमें एक हथियार निकाला था जिसको हमने d बटा dx बोला था, तो वैसे ही एक और नया हथियार निकाल कर मैं आपको दे रहा हूं जिसको हम बोलते हैं समाकलन, है ना। अगले पेज पर जा रहे हैं हम बोलते हैं समाकलन। और समाकलन क्या करता है? समाकलन का जो अस्त्र होता है वह हमें, ये a फॉर एरिया लिख रहा हूं मैं, ये y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, ऐसे अनंत तक जोड़ दोगे तो इन सबका योग जो होगा, क्या होगा? इन सबका जो योग होगा उसका चिन्ह बन गया ये ऐसा, है ना, ये सपेरे जैसा, ऐसा सांप बैठा हुआ यहाँ पे सांप, है ना। तो ये इसका ऐसा चिन्ह बना दिया और इसको बस ऐसा लिख दियो, इसको लिख दिया, है ना। ये y y y y y y2 y3 y4 हो रहा था, तो इसे मैंने y dx लिख दिया। ये आ गया क्षेत्रफल एरिया। कहानी खत्म, पैसा आ जाए। तो हमारे लिए एक और नया ऑपरेटर आ गया। ये क्या पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन y का dx पे, है ना। मतलब मैंने dx 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 सारी स्ट्रिप जोड़ी थी। ये नीचे जो थी मेरी सारी dx dx x में था, तो ये dx 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 जोड़ूंगा। अगर मान के चलो x के यहाँ t होता तो dt 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 जोड़ता। यहाँ x के यहाँ a होता, a फॉर एप्पल होता, तो da 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 जोड़ता मैं। जो होगा x अक्ष पे, अगर x अक्ष के साथ क्षेत्रफल निकालना है तो उन सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ दिया भाई हमने, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पर एक समाकलन का चिन्ह आ गया, सपेरे का चिन्ह आ गया। अब हमें बस यही सीखना है सर कि अगर जैसे हमने अवकलन पढ़ा था कि अवकलन में हमारे पास d बटा dx होता है y के ऊपर, है ना, ये हमने अवकलित करा था इसे, तो समाकलन में ये जो सपेरे का चिन्ह है ये क्या करता है? तो जैसे हमने अवकलन में नियम पढ़े थे बेटा, उसी प्रकार के नियम अब हमें समाकलन में पढ़ना होंगे। क्लियर है कहानी? तो आओ अब हम एक एक करके नियमों की शुरुआत करते हैं और उस पर आधारित सवाल भी करेंगे, है ना। ये, है ना, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं। जो लेवल का हमें पढ़ना है और जिस लेवल की हमें फिजिक्स में जरूरत है नीट के हिसाब से, उसमें समाकलन, है ना, मतलब कोटि भर का है, बहुत ही तुच्छ है अवकलन के सामने। तो अवकलन तो भी इतना लंबा चला था, अवकलन तो बहुत सारी बातें समझ रही थी। समाकलन में कुछ नहीं है, 2-3 ही फॉर्मूले, उनसे सारा काम चल जाएगा, इतनी बात की गारंटी है। ठीक है, तो समाकलन में जरूरत है भाई। चलो, तो अगर मान के चलो मैंने लिखा समाकलन y dx कितना होगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो ये तो एरिया के बराबर होगा सर, बिल्कुल सही बात। तो बेटा जो y है वो y भी तो x के टर्म्स में या कुछ ना कुछ सूत्र से दिया जाएगा। तो इसमें जैसे हमने नियम पढ़े थे तो सबसे पहला सूत्र पढ़ा था y बराबर, या सबसे पहला समीकरण देखा था y बराबर x की घात n हो जाए, है ना। मैं दोनों चीजें साथ साथ में बताते जाऊंगा, ध्यान समझना।
y बराबर x की घात n हो जाए। तो y बराबर x की घात n के लिए जब हमने समाकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इसे, देखो y की जगह लिख दूं मैं x की घात n, तो जगह x की घात n dx का समाकलन। तो अवकलन में क्या हुआ था, अवकलन में हमें आया था सर x की घात n था तो n आगे आया था और x की घात n-1 हो गया था। तो अब समाकलन में क्या होगा, समाकलन में कुछ अलग होगा, है ना। अब वो जो अलग हो रहा है वो अभी आपको याद भी हो जाएगा। इसे कुछ नहीं करना है, इसे लिखना है, देख वहां पर आगे लेकर आए थे, यहाँ पे नीचे लेकर जाना है। x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c। यह c एक नियतांक होगा, यह एक नियत मान होगा। अब ये नियत मान का क्या चक्कर है वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी के लिए बस मान लो यार, मान लो ये c है, c, ठीक है। तो x की घात n dx का अगर समाकलन करना है तो x की घात n+1 बटा n+1। अच्छा, ऐसे ही मान के चलो अगर आपको समाकलन करना होता a x की घात n dx का, क्या हो गया, अब एक और नियतांक आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सर a को बाहर रख देंगे। बिल्कुल सही सोचा यार तुमने, तुम 2-3 क्लास में एक्सपर्ट बन गए तुम तो। जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर रख देते हैं, है ना। वैसे a भी नियत मान था, उसको बाहर रख दिया, a x की घात n का समाकलन हो जाएगा x की घात n+1 बटे में n+1 प्लस c। बस ये हमारा जवाब है, प्लस सी करना है। कोई नहीं पूछेगा, वरना घर आके मारूंगा मैं कि प्लस सी क्या था, मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ बिल्कुल। यहां पर हो जाएगा a x की घात n+1 बटा n+1। पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान के चलो यहां पर, है ना, यहां पर वैसे हमारे पास ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए, इनको भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं साथ ही साथ। हमने बोला मान के चलो सर x की घात 2 dx, एकदम आसान से 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर ये जो बचे हुए फॉर्मूले ये भी हम एक एक कर देखेंगे। देखो x की घात 2 dx का समाकलन, ये ऐसा साइन लगा दिया, मतलब समाकलित करके बताना है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया सर, n का मान हो गया 2, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 2+1 बटा 2+1 प्लस c। कहानी खत्म, पैसा हजम, ये आंसर आ गया हमारा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। हाँ तो भाई आ गया आंसर। ये कितना हो जाएगा, x की घात 3 बटा 3 प्लस c। बस ये हमारा आंसर आ गया। x की घात 2 का जो समाकलन होगा बेटा वो x की घात 3 बटा 3 हो जाएगा। ऐसे ही जो भी हो बिल्कुल घबराना नहीं है ना। जैसे और यार ऐसे तो 1000 एग्जाम्पल बना लेंगे हम, बिल्कुल बना लो। यहाँ पर हो जाएगा सर समाकलन x की घात 1 बटा 3 dx। हाँ कर लो। तो n का मान कितना हो गया सर, n का मान 1 बटा 3 हो गया। सर मैं गणित में कमजोर हूँ, आराम से करो। x की घात 1 बटा 3 धन 1 बटा 1 बटा 3 धन 1 प्लस c। तो 1 बटा 3 धन 1 नहीं कर पाएगा क्या, ये क्या होगा सर, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 धन 3 बराबर हो गया 4 बटा 3। बस अब इसको उठा के ऊपर रख दो। ये जिन बच्चों ने कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा नहीं दी उन लोगों के लिए किया है ना। देखो तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x की घात 1 बटा 3 धन 1, तो ये जाएगा 4 बटा 3 बटा 4 बटा 3 प्लस c। तो ये चाहो तो 3 को ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 बटा 4। पूछना मत ये 3 ऊपर कैसे चले गया, है ना। पिछली क्लास में मैंने करके बताया था कि अगर ये 3 नीचे जो होता है उसको घुमाकर हम ऊपर ले जा सकते हैं। क्लियर है, छोटी छोटी सी बातें। अच्छा सर अगर नेगेटिव पावर हो जाए, अरे तो नेगेटिव पावर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है ना। जैसे मान के चलो मैंने बोला x की घात माइनस में मैंने बोला, अब नेगेटिव पावर ले रहा हूं मैं इसमें, है ना। तो -500, इतना बड़ा अंक, हाँ इतना बड़ा अंक, बताओ -500 तो क्या होगा सर, -500 है तो n का मान तो 500 हो गया, -500 हो गया। तो क्या करेंगे हम सर, इसे लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x की घात -500 प्लस 1 बटा -500 प्लस 1 प्लस c। तो -500 प्लस 1 कितना होगा, -499। अरे 500 में से 1 जाएगा तो 499 आएगा। वैसे टीवी में ऐड वगैरह देखना मात्र 499 रुपए में,
है ना। तो ये वही वाली बात है, ये 1 रुपए वाला चक्कर। तो क्या हो जाएगा, माइनस ना यार हमारा, तो -499 बटा -499 प्लस सी। बस यही आंसर है, इसको चाहो तो ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सी बात, अगर सर मान के चलो x की घात 0 आ गया तो क्या होगा, x की घात 0 dx आ गया तो क्या होगा, बताओ भाई। x की घात 0, तो n का मान क्या है सर, n का मान तो 0 है, बहुत बढ़िया। तो n का मान तो 0 हो गया, तो क्या करेंगे इसमें सर, ये करेंगे x की घात 0 + 1 बटा 0 + 1 प्लस सी। तो हम चाहे तो इसे x की घात 1, अरे x की घात 1 ही तो बचेगा, बटे में 1 बचेगा, प्लस सी आ गया। लो भाई, वाह भाई वाह। मतलब क्या हुआ कि x की घात 0 का अवकलन जो होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो पूरे फिजिक्स में लगेगी और बच्चे पूरे समय सोचते रहेंगे कहाँ हो गया ये x कहाँ से आ गया। याद रखना है इसको कि x की घात 0 होगा तो उसका जो अवकलन समाकलन होगा वो x होगा। तब x की घात 0 मतलब क्या हुआ, देखो ये है ना, सब तुम्हें बहकाया गया है। x की घात 0 मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा यह वास्तव में लिखा गया है समाकलन dx बस। अरे क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की घात 0 है, किसी की भी घात 0 कर दो तो वो 1 आता है, किसी भी घात 0 करोगे तो 0 नहीं आएगा, ये पाप नहीं करना है। किसी की भी घात 0 करोगे तो क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे वास्तव में मैं लिख सकता हूँ इसे 1 गुणा dx। तो 1 गुणा dx तो बेटा dx ही होता है, 1 गुणा dx तो dx ही होता है। तो तुम्हें जो ध्यान रखना है, आदि अनादि काल तक, युगों युगों तक जब तुम्हारे दिमाग में बात बैठी होनी चाहिए कि अगर मुझे केवल ऐसा आ जाए कभी समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx, तो वो x होता है, x प्लस सी होता है, या केवल x लिखना है मुझे, है ना, क्योंकि x होता तो उसका x² था। अगर यहाँ x² है तो x³ बटा 3 है, x² होता है ना तो x³ बटा 3 है। केवल x होता तो क्या करते हैं, केवल x, अरे अब तो चैंपियन बन गए इसमें, केवल x होता तो सर n का मान तो अभी 1 है, बिल्कुल सही बात। तो जगह x की घात 1 + 1 मतलब 2 बटा 1 + 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाता है सर, x की घात 2 बटा 2 हो जाता। x की घात 2 का क्या होगा, x की घात 3 बटा 3। अब ऐसे ही अगर x की घात 0 होगा, x की घात 1, x की घात 0, x की घात 0 मतलब क्या है भाई, वो 1 है, तो उसका जो हम समाकलन करेंगे वो x ही होगा। क्लियर है कहानी, है ना। ये आपके सामने बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से, बिल्कुल बेसिक से 0 से 100% तक आपको x की घात n का समाकलन समझ में आ रहा है। क्लियर बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, आए या नहीं आए। देखो x की घात 11 बटा 2, x की घात -7, x की घात p बटा q। ओहो, चलो पहले तो ये दो करते हैं। पहले वाला कर रहे हैं सर हम x की घात 11 बटा 2 का समाकलन dx पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर सर, बहुत मुश्किल है क्या, नहीं है बेटा, यहाँ पर हो जाएगा x की घात 11 बटा 2 धन 1 बटा 11 बटा 2 धन 1। बस आ गया आंसर। अरे आ गया, कहाँ पड़े हो चक्कर में, यहाँ पर प्लस सी कर लो, बस प्लस सी लिखना है, वो प्लस सी का राज है भाई, अभी वो राज की बात है। तो 11 बटा 2 धन 1 कितना होता है, 11 बटा 2 धन 1 कितना होता है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एलसीएम आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 11 प्लस 2 का गुणा करोगे बेटा तो 2 बचेगा, 2 में 1 का गुणा करो तो 2 आता है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2। तो 13 बटा 2 x की घात 13 बटा 2 बटा 13 बटा 2 प्लस सी। तो ये जो 2 है इसे घुमाकर ऊपर ले जाओ तो 2 बटा 13 x की घात 13 बटा 2 प्लस सी। मेरा जवाब आ गया पहले वाला का, एकदम आसान सी बात। ऐसे ही दूसरा वाला भी कर लो। अरे अब तो कर लिया है, अब तो हो गए सारे, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का क्या आएगा सर, दूसरा वाला हो जाएगा x की घात -7 dx का समाकलन करना है। सर आपको कैसे पता चल रहा है, अरे ये लिखा हुआ है ना, निम्न का x के सापेक्ष समाकलन करिए। x के सापेक्ष मतलब यहाँ पे dx लेना है।
तो कितना हो गया ये हो गया सर n का मान -7, माइनस का 7, इसको कर लो, ये हो जाएगा x की घात -7 प्लस 1 बटा -7 प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ हो गया x की घात -7 प्लस 1 तो -6 बचा बटा -6 प्लस c। बस यही जवाब है ना। तुम चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस का सर 1 बटा 6 तो है, x की घात 6 नीचे लेकर आ गया मैं, अरे -6 था नीचे आ गया तो +6 बचेगा। अब है भाई कसौटी जिंदगी की, ये क्या सवाल है, x की घात p बटा q का इंटीग्रेशन करना है dx पे। समाकलन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है। मत समझो तुम, मत सोचो ही मत वो p और q था, सोच लो कुछ नंबर था उसमें +1 करना, तो +1 करने में कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये हो जाएगा x की घात p बटा q +1 बटा p बटा q +1 प्लस c। बस आ गया जवाब, यही जवाब है, छोड़ दो, हो गया। चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, चाहो तो मैं एलसीएम में तो चाहता हूं, तो ये हो जाएगा x की घात p प्लस q बटा q बटे में हो जाएगा p प्लस q बटा q प्लस c। क्लियर है कहानी। तो ऐसे हम इस चीज को बड़ी ही आसानी से, बड़े ही प्यार से कर ले गए। बस इतना आना चाहिए तुम्हें। ये समाकलन बहुत एटमोस्ट बहुत बड़ी बात आ गई भाई, इतना समाकलन बहुत है। क्लियर है। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बेसिक सी चीजें सीख ली सर। अच्छा, अब आपने बताया था कि इसके अलावा अगर त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो उनका समाकलन कैसे करेंगे, है ना, जैसे अवकलन में सीखा था। अच्छा सर, फिर आपने ऐसा भी बताया था हमको कुछ वहां पर बीजगणित के नियम थे, प्लस में हो तो क्या करना है, माइनस में हो तो क्या करना है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है ना। प्लस में हो माइनस में हो, तुम्हें जो पुराने नियम थे वैसे के वैसे लगा लो। प्लस और माइनस के गुणा के नियम नहीं लगेंगे यहाँ पर गुणा हम सीखेंगे ही नहीं, है ना, और यहाँ पे गुणा किसी काम का भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें सर और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें होती तो देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे समाकलन है जिसमें हम प्लस में है, कुछ माइनस में है, कुछ पावर में है, कुछ मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये तो इन सब का अगर हमने समाकलन सीख लिया तो बस इतना काफी हो जाएगा। इसके बाद में हम साइन के, कॉस के, टेन के, लॉग के, ई की पावर एक्स के, ये सब चुटकियां बजाते बजाते सीख लेंगे बस। फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। चलो, तो अब ये जो 6 पार्ट है हम इसको करेंगे बढ़िया तरीके से एक एक करके। पूरी प्रैक्टिस क्लास में ही होनी चाहिए, है ना, मतलब क्लास में ही सब कुछ समझ में आ जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना, ऐसे ही पूरे फिजिक्स में भी हम हर एक चीज के बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपको पूरे फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास में हो जाए हमेशा। देखो पहला एग्जाम्पल, x की घात 15 dx का हमें करना है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो क्या होगा सर, ये तो अब हो गया x की घात 15 धन 1 बटा 15 धन 1 प्लस c, तो कितना आ गया सर, x की घात 16 बटा 16 धन c। हो गया भाई पहला वाला। दूसरा वाला देख लो अब। अरे देखो हो गया, आंसर आ गया। चाहो तो एक बार स्क्रीन पॉज करके एक बार खुद से सारे सॉल्व कर लो, एकदम आसान से है, सबसे बढ़िया तरीके से बननी चाहिए। x की घात -3 बटा 2 dx, तो x की घात -3 बटा 2, वाह क्या होगा, x की घात -3 बटा 2 धन 1 बटा 3 बटा 2 प्लस 1। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो सर -3 बटा 2 धन 1 को कैसे हल करेंगे, बहुत मुश्किल है ये जीवन तो, लेकिन हमें डट कर कठिनाइयों का सामना करना है। बताओ भाई कैसे करेंगे इसे, एक बार मैं अलग से कर देता हूँ यार आप लोगों के लिए ना। -3 बटा 2 प्लस 1 जो होगा वो हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हो जाएगा -3 प्लस 2 बटा 2, तो जाएगा -1 बटा 2। वाह आ गया, हाँ आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा हमारे लिए x की घात -1 बटा 2 बटा -1 बटा 2 प्लस, ये आंसर आ गया। या हम चाहे तो इससे क्या लिख सकते हैं यार, ये ध्यान रखना है, अलग से सॉल्व करके बताया मैंने।
इसे लिख सकते हैं, ये 2 सर पलटी खा के ऊपर चले जाएगा तो 2 माइनस के साथ में x की घात -1/2 प्लस, ठीक है। या चाहे तो हम इसे नीचे भी लेकर आ सकते हैं। अरे यार ये क्या है, ये है -2/रूट का x प्लस c। x की घात 1/2 क्या होगा? अगर x की घात 1/2 है तो क्या लिख सकता हूँ? रूट x लिख सकता हूँ ना यार मैं। x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं? रूट x लिख सकते हैं। तो वही वाली बात लिखिए, वर्गमूल x है ना, और माइनस था तो उसको नीचे लेकर आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं सर, तीसरा सवाल। अब अगले पेज पे जा रहे हैं हम, है ना, तीसरा सवाल लेकर। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है? सर ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, प्लीज देखो। -7 प्लस x की घात -1 dx। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्यों मजा आएगा? देखो सर, अब है प्लस बीच में, तो क्या करना होगा? देख, बीच में प्लस हो, बीच में माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में से तोड़ लो, अलग अलग कर दो इसे। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x की घात -7 dx प्लस इंटीग्रेशन x की घात -1 dx। ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ गया। अब 3 का क्या करोगे? 3 को बाहर रख दो, है ना, 3 को बाहर रख दो तो ये हो जाएगा सर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x घात -7 dx। अच्छा सर, यहाँ पे n का जो मान है ना, n का मान वो -7 आ चुका है, तो हो जाएगा x की घात -7 + 1 बटा -7 + 1। तो ये हो जाएगा सर 3 x की घात -6 बटा -6 प्लस, सर उसको तो हल ही नहीं किया। हाँ वो है चक्कर, x की घात -1, तो सर यहां पर हो जाएगा, x की घात -1 + 1 करना है, हाँ +1 करना है बटा -1 + 1 प्लस c। तो सर ये हो गया x की घात 0 बटा 0 आ गए। तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई सर, बट्टे में 0 आ गया, इसमें अजीब क्या? सर कोई दिक्कत नहीं, कर दो सॉल्व। अरे नहीं मूर्ख बालक, क्योंकि अगर किसी के भी बट्टे में 0 आ गया तो वो तो अनंत या नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या करेंगे फिर अब हम? हाँ, अब हमें एक और नई बात सीखने का समय आ चुका है। देखो, अगर हमारे पास x की घात कुछ भी हो तो काम चल जाएगा, कुछ भी हो तो काम चल जाएगा, कुछ भी हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर x की घात -1 हो गया तो काम नहीं चलेगा। x की घात -1, तो अगर मेरे पास x की घात -1 dx है, इसका समाकलन में लिख सकता हूं 1/x dx। तो ये जो होता है बेटा, ये एक नया नियम आपका बन चुका है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे आपको x की घात n का इंटीग्रेशन है वैसे याद रखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x dx, सॉरी ln x प्लस c। क्या होता है? ln x प्लस c। ये आंसर होता है, इसको सभी बच्चों को याद रखना होगा कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। ln मतलब क्या है? log विद बेस e। क्या होगा भाई? log विद बेस e। तो एक बार हम इसे चाहे तो लिख भी देते हैं सर, इसे लिख सकते हैं हम log विद बेस e x प्लस c। ठीक है, अगर किन्हीं बच्चों के दिल के तार बजे बार बार और याद आए कि सर log विद बेस e x का जो डिफरेंशिएशन था, जो अवकलन था वो 1/x था। याद करो, याद करो, करो याद, कॉपी के पन्ने पलटा के देख लो। हमने पिछली बार लिखा था कि सर log x का या log विद बेस e x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो वही मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा बेटा कि अवकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अवकलन में अभी समझ में आया है ना कि सर हम चीजों को तोड़ रहे थे, अब समाकलन समाकलित कर रहे, जोड़ रहे, एरिया निकाल रहे, जोड़ रहे उन सब चीजों को। समाकलन की शुरुआत ही इसी विधि के साथ चीजों को जोड़ना है। तो अगर मैंने इन सबको जोड़ा तो 1/x को हम लिख सकते हैं ln x। तो ये अगर इसे तोड़ूंगा तो 1/x आ जाएगा, जोड़ूंगा तो ln x आ जाएगा।
ठीक है, अभी हम इसी को और डेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए लिख सकते हैं सर, यहां पर हो जाएगा log विद बेस e x प्लस सी, log विद बेस e x प्लस सी, ये मेरा जवाब आ गया है। मतलब ये 1/x, x का -1 का तो आसान था, प्लस। ठीक है, एक बार सवाल पूरा देख लेते। हमने देखा था सर 3x की घात -7 प्लस x की घात -1 dx। बेटा इसका समाकलन तो हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, 3 को बाहर लिया है हम, x की घात -7 था तो -7 प्लस 1 कर दिया तो -6 आ गया। ठीक है, log यहाँ पे एक x की घात -1 था तो ln x आता है ना। बस ये हमारा जवाब आ चुका है। चाहो तो आप इसे यहाँ पर 3 एकम 3 3 दूनी 6 कर सकते हो। तो यहाँ कितना हो जाएगा सर, है ना, इसको ही हम फाइनली लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x की घात -6 बटा 2 प्लस log विद बेस e x प्लस सी। ये हमारा फाइनल जवाब आ चुका है। क्या इतनी बातें सभी को बहुत बढ़िया तरीके से चमकती है भाई? चमकना चाहिए। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। हमारे पास एक दो तीन और सवाल है, फटाफट कर लेते हैं। अब ये फोर्थ वाला, अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर dx, तो ये कैसे करेंगे? आसान है, आसान है, आसान है। कैसे देखो, एक बार हम कर देते हैं यहाँ पर अंडर√x प्लस 1/√x स्क्वायर dx। तो देखो तुम पहले समाकलन को गोली मारो। पहले क्या तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो? कर सकते हैं सर। अच्छा, अभी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्यूब होता तो a प्लस बी का होल क्यूब कर लेते। अच्छा, घात 4 होता तो बेटा उसका अवकलन करना आसान था, इसके लिए हमने श्रृंखला नियम पढ़ लिया, है ना। समाकलन के लिए फिर और अलग नियम पढ़ने होते हैं जो हमें कोई मतलब नहीं है ना। वो क्लास 12th में जब मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चे, उसमें किया जाता है। हमें तो नीट के हिसाब से पढ़ना, तो उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। इस बात की 110% गारंटी मैं लेता हूं, मनी बैक गारंटी, पैसा वापस पूरा, अगर ऐसी जरूरत पड़ गई तो। अगर a प्लस बी का घात 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बार आइडेंटिटी बोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं इसका स्क्वायर बटा 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x हो गया dx। अरे क्या क्या समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो वर्गमूल x का वर्ग, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/, हाँ वाह भाई वाह, रूट से रूट कट गया, वाह भाई वाह, dx। अब क्या करेंगे सर, एक एक को तोड़ लेते हैं, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, एक एक को तोड़ लो। तो यहां पर जब तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर बेटा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, ये हो जाएगा x dx प्लस, है ना, बीच में तोड़ लो उसको इंटीग्रेशन को, 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। अब है जिंदगी का मजा। x की घात 1, अरे ये तो x की घात 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, ये तो अभी आपने बताया था, x की घात 2/2। अरे कैसे कर दिया मैंने इतनी जल्दी, क्योंकि अभी मैंने जो पीछे किया तो मुझे याद है, और अगर याद भी नहीं होता तो x की घात 1 है, 1 धन 1 बटा 1 धन 1 प्लस 1/x, वापस आ गया तुम्हारा भाई 1/x। तो यहाँ पर क्या होगा, ln x, या log विद बेस e भी लिख सकते हो। अच्छा सर ये क्या होगा, देखो इसमें 2 को हम बाहर रख देते और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, 2 को बाहर रख दिया और ये हो गया इंटीग्रेशन dx। यहां लिख देते हैं हम आगे का। अब क्या करेंगे सर, देखो इसको लिखो x स्क्वायर बटा 2 प्लस log बेस e, है ना, या ln x प्लस, ये हो जाएगा, देखो 2 तो रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c, है ना। देखो बेटा मैंने बहुत आराम से पूरे स्टेप्स बताई है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट भी लिख पाओगे, है ना। जैसे यहाँ पर x का इंटीग्रेशन सीधा x स्क्वायर बटा 2, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और 2 बाहर जाएगा, और जो कुछ नहीं होता है इंटीग्रेशन में तो x वापस आ जाता है।
क्लियर है कहानी? तो इस हिसाब से हम सारे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने ये वाला सवाल कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से, ये वाला भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया सर, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। क्या ये वाला कर सकते हो? अरे सर अभी तो ओरल है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात, ये भी अब तुम बहुत आसानी से एक लाइन में कर दोगे, क्योंकि ये और ये दोनों सवाल एक ही जैसे है। एक दूसरे कैसे? देखो एक बार लिखकर, है ना। एक बार हम सवाल लिखते हैं, 5वां सवाल, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x dx। तो बेटा आप इसे चाहो तो तोड़ दो, x dx प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा यहां से x स्क्वायर बटा 2 प्लस, अरे अभी करा, आ गया जवाब। लो भाई, अब तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, धीरे धीरे और तेजी से कर पाओगे। चलो भाई सर 5वां सवाल भी हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। और सवाल बचे हैं क्या? अब लाओ, अब तो हम सारे कर देंगे। देखो भाई आखिरी सवाल है 6ठा वाला, 1a/x स्क्वायर प्लस b/x dx का इंटीग्रेशन करना है। हम देखो 1/x बहुत जगह आ रहा है, ध्यान रखना, चक्कर होता है इसमें ना। 1/x का क्या होता है? ln x होता है। चलो भाई, तो आखिरी पार्ट भी हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देते हैं। यहां पर लिख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ a/x स्क्वायर प्लस b/x dx। ये हो जाएगा सर, a तो नियत था। अच्छा पहले तोड़ दो बीच में से, सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, बहुत दिक्कत है हमारे जीवन में। देखो a को बाहर रख दो, है ना, और यहां पर इसे लिख लो x की घात -2 dx। अरे नीचे तो ऊपर लिया है, क्यों? ताकि मैं n का मान अच्छे से निकाल पाऊं, बता पाऊं। ये हो जाएगा b बाहर चले गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है सर कि 1/x जो होता है उसका इंटीग्रेशन तो ln x होगा ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 x की घात -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस b। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log विद बेस e x प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर a x की घात -1 बटा -1 प्लस b ln c, सॉरी ln x प्लस c। तो कितना आ गया फाइनली? इसे हम चाहते तो लिख सकते हैं -a, देखिए माइनस इधर आ गया, ये 1/x है, तो इसे ये लिख लो, x के पावर -1 है तो 1/x हो गया, प्लस b ln x प्लस। क्लियर है इतनी कहानी? सबको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। हमने यहाँ पर अब इसमें काफी सारे काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स कर लिए। क्लियर है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं सर ये सी का राज क्या चल रहा था, मतलब ये सी क्या चल रहा है इतनी देर से। हाँ तो भाई अब हम ये समझते हैं सर, ये तो सब चक्कर समझ में आ गया, हमें समाकलन करना बहुत बढ़िया तरीके से बन गया। लेकिन अब आप बता ही दो कि ये सी का क्या चक्कर है, मतलब हर बार सी क्यों लिखना पड़ रहा है हमें। देखो यार ये सी का क्या चक्कर है उसको हम समझते हैं ना। उसको समझने के लिए हम पहले कुछ और बातें समझते हैं। वास्तव में समाकलन और अवकलन में फर्क क्या है ना। क्या हो रहा था मैंने आपको बताया था, अवकलन मतलब क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। समाकलन मतलब जोड़ रहे हो। तो अगर मैंने किसी चीज को तोड़कर जोड़ा तो फिर से वही बन जाएगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। मान के चलो तुम्हारे पास था x की घात 2, है ना। तो मैंने बोला कि इसका पहले अवकलन करो। तो इसका अवकलन करोगे, ये y बराबर x स्क्वायर है, तो dy बटा dx निकालो। तो इसमें अगर आपने dy बटा dx निकाला तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर बटा dx। ठीक है, हाँ सर, तो ये हो जाएगा 2x। अरे यार अब मत पूछना कैसे किया, है ना। बहुत सारे एग्जांपल करवाते हैं पिछली क्लास में। 2 आगे गुणा में हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा, तो 2x हो गया। अच्छा अब ये जो 2x आया ना इसका समाकलन करो। वो पता ही, देखो चमत्कार। अब तो सर समाकलन मतलब समाकलन होगा 2x dx। तो ये बन जाएगा 2 बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर फेंक दो, x dx। तो x का समाकलन क्या होता है सर? ये हो जाएगा 2, x का समाकलन हो जाएगा x की घात 1 है, हाँ बिल्कुल x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 1 धन 1 बटा 1 धन 1। तो यहां पर हो जाएगा सर ये हो गया
2 x की घात 2 बटा 2, 2 से 2 कट गया, ये तो फिर से x स्क्वायर आ गया। वाह भाई वाह वाह। देखो मतलब क्या बोल रहा था मैं, अगर तुमने किसी एक फलन को अवकलन करा फिर समाकलन करा तो तुमने कुछ भी नहीं करा, है ना। अवकलन करके समाकलन, कोई भी जितने अभी हमने सब फलन करे ना, देखिए जो आंसर है ना, अगर तू इसका अवकलन करते फिर से ये आ जाएगा। समाकलन करके अवकलन कर, अवकलन करके समाकलन कर, एक ही बात है। देख फिर से एक और एग्जांपल में बताता हूं मैं तुम्हें, है ना। कोई भी एक एग्जांपल देख लो। चलो ये देखते हैं ना, x की घात, ये था x की घात 15, तो ये x की घात 16 बटा 16 आया। अगर तुमने x की घात 16 बटा 16 का अवकलन कर दिया, अवकलन कर दिया तो क्या आएगा सर, ये आएगा 16 x की घात 16 माइनस 1 बटे में 16 था, तो देखो 16 से 16 कट गया, ये x की घात 15 आ गया। लो भाई वही तो देख, तूने x की घात 15 का समाकलन करा, फिर मैंने उसका अवकलन कर दिया, x की घात 15 आ गया। आया मजा। तो मतलब अब हमें फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, हमें फॉर्मूला आगे के याद ही नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। जैसा अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये जो ln x है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन 1 बटा x होता है, 1 बटा x का ln x होता है। देखा गजब की ट्रिक है ना ये तो मतलब अब तुम्हें sin x cos x इनके याद ही नहीं रखने। तुम्हें पता है सर sin x का जो है वो cos x है, cos x का sin x का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन sin x हो गया, कहानी खत्म। देखो भाई, है ना। तो सर ये तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से मजा आया, लेकिन फिर भी सी तो समझ नहीं आया। ठीक, अब यहां पर प्लस सी क्यों होना चाहिए था, यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। अगर मैंने फलन लिया होता y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लिया होता y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये वो वाला फील है जो कहीं नहीं मिलने वाला है ना, बस यही मिलेगा एसपी सर की क्लास में। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है अगर यहाँ पर, तो अगर मैंने इसमें dy बटा dx करा, मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं इसमें अवकलन, तो कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 2 का हो जाएगा 0। वाह देखो, अब अभी क्या समझा हमने कि सर अवकलन करके समाकलन करो तो वही बनना चाहिए, तो बनाओ वही। तो सर अब मैं कर रहा हूं इसका समाकलन, तो जगह dy, है ना। अच्छा सॉरी अभी तो नहीं आएगा ये, मैं आसानी से लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2x dx का समाकलन। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 बाहर चले जाएगा, ये हो जाएगा x dx, और अभी आपने बताया ये होगा x स्क्वायर बटा 2, तो ये आ गया x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। देखो इसीलिए मैं प्लस सी लगा रहा था। अगर यहां पर हमने शुरुआत करी होती एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, आया क्या नीचे एक्स स्क्वायर आ गया। अगर तुमने शुरुआत करी एक्स स्क्वायर से तो नीचे एक्स स्क्वायर आया, वो तो तुम्हारा सही हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 से शुरुआत करी, उसको डिफरेंशिएट करा, उसका अवकलन करा, तो यहां पर आया था 2x और फिर उसका समाकलन करा तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 2 कहां गया, ये शुरुआत करी वही मिलना चाहिए था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की जगह और कोई भी अंक होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर 2 की जगह और कोई भी अंक होता सर, 2 की जगह 10 होता, 15 होता, 50 होता, तो वो सबका जब अवकलन करते 0 होता और समाकलन में वो वापस नहीं आ पाता। तो C का मान क्या है अभी मेरे लिए, C का मान है 2। तो सर ऐसा C का मान कैसे निकाल सकते, वो आगे चलकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे या आगे चलकर फिजिक्स की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि C का मान कैसे निकालना है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, C लिखना पड़ेगा, आगे कहानी समझ में, है ना। तो देखो यार, अब यहाँ पर हम और भी जो बचे हुए हमारे पास समाकलन के फॉर्मूले है वो देख लेते हैं। जैसे हमने x की घात n का देख लिया, साइन x का क्या होगा माइनस कॉस x, कॉस x का क्या होगा माइनस साइन x, 1/x का क्या होगा ln x, समाकलन बोल रहा हूं, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, e की पावर x को कोई नहीं छेड़ सकता इस दुनिया में। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई देखो, कुछ नहीं करना है यार, तुम अपना वो वाला टेबल खोलो वाला टेबल, वो टेबल खोलो जिसमें त्रिकोणमिति का मैंने बनवाया था, जिसमें मैंने अवकलन लिखवाया था सबका, है ना। जैसे मैंने cos x का अवकलन लिखवाया था तुम्हें, मैंने बोला था सर cos का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन होता है, याद रखना। तो ये देख, cos का माइनस साइन है तो साइन का फिर माइनस cos हो जाएगा, उल्टा करना है ना, इधर की तरफ आना है मेरे को। ऐसे ही साइन का जो है वो cos होगा,
ln का अवकलन 1/x था, तो 1/x का समाकलन ln x हो जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही रहेगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है इस दुनिया में। वाह भाई वाह, मजा आ गया जिंदगी का। क्लियर है इतना सब कुछ, बहुत बढ़िया तरीके से चमकना चाहिए सबको। कि साइन का माइनस कॉस क्यों आया, क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है अवकलन, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस एक्स होगा। क्लियर है इतनी सी बात है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया सी कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ विकट समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो मेरे पास ऐसी कुछ समस्या आ गई, सर अगर मेरे को ऐसा करना पड़ा, जैसे साइन एक्स का तो आपने बता दिया, साइन एक्स डीएक्स तो आपने बता दिया, साइन एक्स का क्या बताया, माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर यहां पर साइन 5x होता तो क्या करता मैं? तो देख बेटा, जैसे मैंने एसपी स्टार मेथड बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी तुम्हें, अवकलन में क्या करोगे कि यार ये जो नंबर है, जो यहाँ नंबर है उससे आगे मल्टीप्लाई कर लो, समाकलन उल्टा होता है तो उससे डिवाइड कर ले, कहानी खत्म। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर है इससे डिवाइड कर लो, तो 1/5 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। अरे साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख दो, कहानी खत्म, पैसा हजम। आंसर आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, आया मजा है ना। देखो, तो इसके लिए मैं जनरलाइज करके लिख देता हूं इसको, जैसे हमेशा के लिए तुम्हें याद रहे। अगर आपके पास साइन ax प्लस b dx है कभी, तो आप इसे लिख लो, साइन को लिख लो कॉस ax प्लस b, और कुछ मत करो है ना, माइनस कॉस एक्स, देख जैसा है वैसा का वैसा रख दिया मैंने, क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है, तो साइन का माइनस कॉस, और एक्स प्लस बी ऐसा कैसा आ गया, और ये जो ए है इससे भाग दे दो, कहानी खत्म, पैसा हजम, आंसर आ चुका है। आया समझ में? ऐसे ही कॉस होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता कॉस ए एक्स प्लस बी डीएक्स, तो क्या करता सर मैं, देखो कॉस का तुम्हें पता है साइन होता है, तो यहां पे लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी बटे में ए कर दो प्लस सी, आंसर आ चुका है। अरे आया मजा, बस यही कहानी है यहां पर। ऐसे ही अगर तुम्हें इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी होता dx है ना, तो इसको कर देते log विद बेस ई ax प्लस बी log विद बेस ई ax प्लस बी बटे में a प्लस सी, कहानी खत्म। इस पे एग्जाम्पल करवा दो सर आप, एग्जाम्पल, ताकि और फील आ जाए। देखो एग्जाम्पल करते एक दो, मान के चलो मुझे इंटीग्रेशन करना है cos 10x प्लस 2 का, तो क्या ट्रिक सिखाई सर, cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी, आंसर आ चुका है। अरे जो ये नंबर है उससे डिवाइड करना है, एक्स के आगे जो है उससे डिवाइड करना है, बाकी आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही मान के चलो अगर तुम्हें होता इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/5x प्लस 2 dx, तो क्या करोगे सर, इसे 1/x के रूप जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा ln है ना, log विद बेस ई मतलब ln होता है 5x प्लस 2/5। वाह भाई वाह, मजा आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, जो यहाँ नंबर है उससे डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। अच्छा सर अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन 5x वो e की पावर में, तो क्या करते? आपने तो कुछ बताया नहीं, कोई स्टार तरीका नहीं है सर, इससे तो कोई ट्रिक नहीं है। अरे बेटा हम हैं, बाकी सब कम है, हमारी ट्रिक हर जगह लगेगी। क्या करो, बस ये 5 से इंटीग्रेशन है, भाग दे दे, कहानी खत्म, तो 1/5 e की पावर 5x प्लस सी, आंसर आ चुका है, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, दैट्स इट। आया मजा जिंदगी का, बस थोड़ी सी चीजें सीख लो, सब कुछ बढ़िया से समझ आ जाता है।
चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें ना, और अब इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट सी बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो अनिश्चित समाकलन था। तो सर निश्चित समाकलन क्या होगा? देखो बेटा ध्यान समझना भी इस चीज को, है ना, इसको हम आगे चल के बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अगर तुम पुराना समझ में आया तो ये तो तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का खेल है, बस यूं आ जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सर आपने हमें बताया था, लेकिन आपने थोड़ा सा मूर्ख बना दिया, हमें ऐसा लगा। अच्छा तुम्हें पता भी नहीं चला होगा अभी तो कि तुम मूर्ख बन गए हो। देखो यहाँ पर ये ग्राफ था सर, आपने बोला इसका एरिया निकालेंगे हम तो, एरिया निकालेंगे हम तो अभी आप हमें सिखा रहे थे जैसे x का इंटीग्रेशन करके बताओ। तो सर आपने हमें सिखाया x² बटा 2 प्लस c, है ना। तो सर ये तो आपने सिखा दिया, आप बोलते हो ये क्षेत्रफल आएगा। हाँ ये आएगा भाई, ये क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्र है। तो ये गलत है, पक्का सोच लो गलत है। हाँ गलत तो है, गड़बड़ तो है। क्यों? क्योंकि यार जब भी तुम एरिया निकालते हो, अगर मान के चलो तुम्हारे गांव में खेत है, तो तुम अगर कोई पूछे कि तुम्हारे गांव में कितना बड़ा खेत है, तो क्या बोलोगे? x³ बराबर का खेत है मेरा। ऐसा कभी बोलते हो क्या? नहीं सर, 1 बीघा 2 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा कुछ होता है। या अगर आज से पहले जब भी मैं गणित पढ़ता था सर, उसमें तो एरिया जो आता था वो ऐसा आता था 25 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैसा एरिया है? हाँ ये एरिया नहीं है। वास्तविकता में क्या है बेटा, अभी आपने ये नहीं बताया कि आपको एरिया कहां से कहां तक का निकालना है। जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट करा तो मेरे को नहीं पता ना यार कि ये कहां से शुरू करना है और कहां पर खत्म करना है। तो ये क्या दे रहा है? ये अनंत तक का एरिया दे रहा है। समाकलन है ना, क्या करना पड़ेगा? लिमिट करना पड़ेगी। जैसे है ना, अब हम निकालना सीख रहे हैं लिमिट। लिमिट मतलब क्या होता है कि कहां से कहां तक का क्षेत्रफल। है ना, ये तो ऐसे कुछ बात हो गई, ये पूरी जमीन मेरी है। अरे कहां तक की तुम्हारी जमीन है? जहां तक नजरें जा रही है वहां तक की मेरी है। तो नजरें तो अगर मैं टापू पे खड़ा हो गया कहीं ऊपर तो बहुत दूर तक नजरें जाएगी, वो सब तुम्हारा थोड़ी ना है। तुम्हारी जमीन कहां से कहां तक है? एक लिमिट होगी ना कि सर यहाँ पे बाउंड्री है हमारी, तो वही वाली बाउंड्री बनाना सीखेंगे हम, लिमिट लगाना सीखेंगे। तो अब ये कैसे लगाते हैं देखो, है ना, अगर मान के चलो मेरे पास यही फलन था, अब इसमें लिमिट लिखेंगे कहाँ? इसमें लिमिट लिखी जाती है बेटा यहाँ पे, ये एक कुछ a लिखेंगे, यहाँ पर कुछ एक b लिखेंगे, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। है ना, चिंता मत करो, हिंदी वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, या निम्न और उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं इसे, है ना। ये निम्न हो जाएगा और ये उच्चिष्ट हो जाएगा। तो सर क्या करना होगा? देखिए अब इसको तुम्हें बहुत आसान सी बात है, तुम जैसा करते थे वैसा करते आ जाओ। सर हम इसको करते हैं x² बटा 2, बिल्कुल सही, x² बटा 2 प्लस c कर दो। अब क्या करो, नीचे लिखो a ऊपर लिखो b। आ गया आंसर, नीचे लिखो a ऊपर लिखो b, और इसमें एक बार b रखो x की जगह। ध्यान से समझना क्या करना है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, पहले x की जगह b क्या है? अपर लिमिट, ठीक है। फिर लगाओ माइनस का चिन्ह, फिर रखो x की जगह निम्निष्ट मान। ये उच्चिष्ट मान निम्निष्ट मान रख दो, कहानी खत्म। तो क्या हो गया? अब x की जगह सर b रखूं मैं, तो ये हो जाएगा b² बटा 2 प्लस c माइनस, अब x की जगह a रख, तो जाएगा a² बटा 2 प्लस c। तो अगर हम इसे हल करेंगे सर तो ये हो जाएगा b² बटा 2 प्लस c माइनस a² बटा 2।
हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 बी माइनस बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बटा 2, हमारा आंसर आ चुका है। बस कहानी खत्म। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस चीज को, हमने यहां पर से सीखा इसे लिखना, सर इसे हमने लिखा इंटीग्रेशन जो था उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया और हमने इसे यहां पर लिखा बी स्क्वायर बटा 2, निम्न और उच्चिष्ट भी बोल सकते हैं इसे, है ना, ये निम्न हो जाएगा और ये उच्चिष्ट हो जाएगा। तो सर क्या करना होगा, देखिए अब इसको तुम्हें बहुत आसान सी बात है, तुम जैसा करते थे वैसा करते आ जाओ। सर हम इसको करते हैं एक्स स्क्वायर बटा 2, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3 कर दो। अब क्या करो, नीचे लिखो ए ऊपर लिखो बी, आ गया आंसर। नीचे लिखो ए ऊपर लिखो बी और इसमें एक बार बी रखो एक्स की जगह। ध्यान से समझना क्या करना है, पहले यहां लिख देता हूं मैं, पहले एक्स की जगह बी क्या है, अपर लिमिट, ठीक है, फिर लगाओ माइनस का चिन्ह, फिर रखो एक्स की जगह ए, और ए क्या है, लोअर लिमिट। निम्निष्ट मान, ये उच्चिष्ट मान निम्निष्ट मान रख दो, कहानी खत्म। तो क्या हो गया, अब x की जगह सर b रखूं मैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी माइनस, अब x की जगह a रख, तो जाएगा a स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। तो अगर हम इसे हल करेंगे सर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बटा 2 माइनस सी। तो सी ने सी को तो मार दिया, वाह भाई वाह। अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 बी माइनस बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बटा 2, हमारा आंसर आ चुका है। बस कहानी खत्म। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस चीज को, हमने यहां पर से सीखा इसे लिखना, सर इसे हमने लिखा इंटीग्रेशन जो था उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया और हमने इसे यहां पर लिखा बी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बटा 2 माइनस सी से सी कट गया, ये हो गया बी स्क्वायर बटा 2 माइनस ए स्क्वायर बटा 2, आंसर आ गया। जैसे इसको हम एक बार हल कर देते हैं, मान के चलो यहां पर लिखा होता है ये इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक, तो अब निम्निष्ट मान कितना है 1, उच्चिष्ट मान कितना है 2, हल करो देखो। तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी हो गया, यहां पर हो गया 2, यहां हो गया 1, तो एक बार 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग बटा 2 प्लस सी माइनस 1 का वर्ग बटा 2 प्लस सी। तो फिर से सर ये 1 2 का वर्ग है ना, तो 2 गुणा 2 था, तो 1 2 से 1 2 कट गया, 2 धन सी माइनस 1 बटा 2 प्लस सी। तो देखो यार, जब भी मैं माइनस खोल रहा हूं तो एक और चमत्कारी बात मेरे सामने आ रही है कि सी से सी तो कट रहा था, हाँ, जब भी हम निश्चित समाकलन करेंगे, सुनो ध्यान से, गुरुवाणी बोल रहा हूं, जब भी कौन सा समाकलन करेंगे, हम निश्चित समाकलन करेंगे, उसमें सी का चक्कर ही नहीं है, क्यों, सी से सी हमेशा कट जाएगा। तो निश्चित समाकलन में सी लिख या ना लिख कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर 2 माइनस 1 बटा 2, वाह, तो हम सीधे ही कर सकते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वाह भाई वाह। तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बटा 2, तो हो गया 3 बटा 2, मेरा आंसर आ गया। हाँ, अब ये आंसर हो सकता है बढ़िया सा, ठीक है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम कि यहां पर इसका मान बताना है, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 से 5 एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। अब कुछ बड़ी बात नहीं है, तुमको आ गया, बस उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान रख, खत्म कहानी। तो ये हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन कर दे, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बटा 3, मुझे पता है एक्स स्क्वायर में एन का मान 2 है, 2 धन 1 बटा 2 धन 1, और यहां लिखना पड़ेगा 1 से 5। अब मुझे पता है यहां प्लस सी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं हूं मजदूर, है ना, हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है। हमें पता है भाई निश्चित समाकलन में सी लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रखोगे वो हमेशा कट जाएगा। तो कितना आ गया सर, ये हो गया 5 की घात 3 बटा 3 माइनस 1 की घात 3 बटा 3। कुछ नहीं करा, एक बार एक्स की 5 रखा, एक बार एक्स की 1 रखा,
ये हो जाएगा 125/3 माइनस 1/3। 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, ये हो गया 124/3। बस हाँ, अब यहां पर हम इसके स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई लिख देंगे इसे। अब ये क्या नया कर दिया सर? देखो वर्ग इकाई क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, इंच में है, किस में है। तो वर्ग इकाई मतलब कि वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, वर्ग मीटर भी हो सकता है, वर्ग कुछ भी हो सकता है, इसलिए इकाई लिख दिया। जब मुझे नहीं पता कि क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, न्यूटन, नहीं न्यूटन कहां से होगा, हाँ मीटर, सेंटीमीटर, इंच क्या है मुझे नहीं पता, तो यहां पर हम इकाई लिख देते हैं। क्लियर है कहानी? एक और एग्जांपल करवाता हूं, फिर हम 2 सवाल करेंगे आपके लिए क्विज के रूप में। मान के चलो मैंने लिखा sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक। वाह भाई वाह, सीधे बढ़िया एग्जांपल। हाँ थोड़ा सा मजा आना चाहिए ना यार, ऐसा आसान थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे हमेशा। sin x का इंटीग्रेशन, तो सर sin x का जो होता था ना वो होता है माइनस cos x। चलो एक मुकाम तो तुमने हासिल कर लिया, 0 से π। अब देखो इसमें क्या होता है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं कि सर ये रखेंगे वो रखेंगे, माइनस माइनस इतने सारे माइनस। तो एक काम कर, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं, फिर से लिख ले 0 से π तक। अच्छा अब यहां पे cos π माइनस cos 0, cos π का मान क्या आएगा, है ना, सॉरी π/2, π/2 ठीक है। cos π/2 का मान कितना है, cos π/2 है ना, π/2 है बेटा, π/2 का मान कितना आएगा? सर आप फिरकी लेते रहते हो, π/2 तो भूल गया मैं। π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है याद आया? हाँ सर ये तो 0 होता है, तो ये होगा 0 माइनस cos 0 क्या होता है 1। जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है पीछे जाके त्रिकोणमिति के लेक्चर देख लो बेटा, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये अगर करोगे तो ये हो जाएगा सर 0 में से -1 माइनस प्लस हो गया, हाँ ये आ गया +1 वर्ग इकाई, है ना। वर्ग इकाई क्यों लिख रहा हूं फिर से मैं, क्यों लिख रहा हूं वर्ग इकाई? क्योंकि ये स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कहानी बेटा? चल तो आज हम इतना ही रखते हैं, है ना। 2 सवाल दे रहा हूं आप लोगों को क्विज के रूप में करने के लिए, जल्दी से 2 सवाल मुझे करके बताओ और फिर अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और जानदार तरीके से, और इसमें आगे ग्राफ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्विज के रूप में 2 सवाल। पहला सवाल आपके सामने, सबका आंसर आना चाहिए। आ गया पक्का? चलो मैं सॉल्व कर देता हूं फिर। तो ये कितना हो जाएगा सर, इसका समाकलन करना है हमें x² dx। सर ये तो बहुत बार करवा दिया, बहुत आसान सवाल था। हाँ बेटा बिल्कुल, तो x³/3 + 3। अरे x के हाथ 2 है, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा, 3/3 करूंगा तो ये आ गया 2, आंसर आ गया, कहानी खत्म। ऐसा जो चलो आगे बढ़ते एक और सवाल के लिए। हाँ भाई समाकलन करना है sin x dx का 0 से π तक। आराम से करो, साइन का पहले करो कॉस माइनस कॉस, फिर इसमें लिमिट रखो 0 से π तक। चलो जवाब देखते हैं हम इसका बढ़िया तरीके से। ये क्या होगा सर, साइन का होगा -cos x, है
ना, और ये होगा 0 से पाई तक। तो आपने ट्रिक सिखाई, पहले माइनस को बाहर रख दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में। ये हो जाएगा 0 से पाई तक, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई माइनस 0। अब कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री का मान कितना था? ये -1 था। मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। कॉस 180 डिग्री का मान बेटा -1 होता है। तो यहाँ हो गया है -1 और कॉस 0 तो 1 होता ही है। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये क्या है? कॉस 0 का। तो ये हो जाएगा -2। ये हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। तो जो सही जवाब आएगा बेटा वो हो जाएगा तीसरा। क्लियर है? किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। बढ़िया आसान से सवाल, ठीक है बेटा। हाँ तो बेटा आज की क्लास में हमने समाकलन सीखा, समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र सीखे, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन सीखा। ठीक है, तो समाकलन में हमें 1 मीटर विजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होना चाहिए कि सर x की घात n का अगर समाकलन करना है तो ये होगा x की घात n+1 बटा n+1 प्लस c होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हमारे पास जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे या जो भी हमने अवकलन में सीखा था उसका जस्ट उल्टा समाकलन में हुआ। जैसे 1/x का क्या सीखा था हमने? ln x सीखा सर। ln x का अवकलन 1/x था। sin x का क्या सीखा? sin x का होगा -cos x। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो हमने सीखा ये सारे फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा, है ना। फिर निश्चित समाकलन में क्या देखा कि लिमिट रखना होगी निम्निष्ठ और उच्चिष्ट मान को। एक बार उच्चिष्ट मान को रख दो, फिर निम्निष्ठ मान को रख दो और सॉल्व कर लो। क्लियर है कहानी ना। तो ये सब कुछ आज हमने सीख लिया है। होमवर्क बेटा आपको क्लास खत्म होने पर नीचे ऐप में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे डेली पूरा होमवर्क कर रहे होंगे। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली क्लास में, जिसमें हम ग्राफ या आरेख के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।